निरंजन जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी नमस्कार, आवाज आ रही है? जी सर नमस्कार। निरंजन जी, आपने सुना होगा, तीनों लोगों को सवाल मेरा आपसे है कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी अरविंद केजरीवाल की, उसके बाद पलटवार भी देखा होगा। अमित शाह ने साफ तौर पर कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म अपना पूरा करेंगे, 75 साल तक वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था। अब सवाल मेरा सर आपसे ये है कि अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस प्रकार से देखा जाए। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरे आने के बाद और पार्टियों को डर लगने लगा है, मैं चुनाव प्रचार करूंगा, जनता के बीच में जाऊंगा और इस बार इंडिया अलायंस आ रहा है और जो सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं कि बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कोई भी बातें कहता है तो वो अपने हिसाब से और अपने गुणाभाग के हिसाब से कहता है तो उसका सत्यता से कितना नजदीकी है या सत्यता से कितना दूर है, ये अलग चीज होती है। ये आपके और हमारे सबके विश्लेषण करने का विषय होता है। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये चीज पहले ही प्रमाणित कर चुकी है कि 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे और 2029 के बाद में प्रधानमंत्री स्वयं डिसाइड करेंगे कि वो आगे नेतृत्व करेंगे या वो किसी और को इस चीज के लिए अपनी बैठक हाथ में देंगे भारतीय जनता पार्टी की। पहली बात तो इसके लिए मेरे हिसाब से जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए तो अगला नंबर योगी जी का, मुझे इसकी समझ में नहीं आई कि अगर अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी जी उनको क्या दिक्कत दे रहे हैं लोगों को? योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, तो अगर मुख्यमंत्री बनाना चाहे तब तो अमित शाह जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए योगी जी को हटाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इस बात का कोई तुक नहीं बनता। वही बात जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान जी को साइड लगा दिया, फलाने को साइड लगा दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को परिवारवादी राजनीतिक पार्टी नहीं है। आज की तारीख में कम्युनिस्ट पार्टियों के बाद में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर परिवार के लोग तो राजनीति में आते हैं, लेकिन परिवार के लोग राजनीति का नेतृत्व नहीं करते। यानी कि पार्टी का नेतृत्व किसी के हाथ में नहीं होता परिवारवादी लोगों की। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, अटल जी अडवाणी जी के बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आया तो वो आप ये समझ लीजिए प्रतिभा अडवाणी जी या उनकी धर्मपत्नी या उनकी पुत्री के नाम पे नहीं आया। तो वो नेतृत्व परिवर्तन हुआ। उससे पहले जैसे आपने देखा होगा कि भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी नेतृत्व करते थे, उसके बाद में मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी, और अब आगे किसकी जोड़ी बनती है? अटल जी और अडवाणी जी की जोड़ी, और अभी किसकी जोड़ी बनती है? ये भारतीय जनता पार्टी का जो जिताऊ नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी किसको अपनी बैठक सौंपती है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने मेरे को एक सवाल पूछा कि अरविंद केजरीवाल जी जेल से जिस तरीके से बाहर आए हैं, इनको 20 दिन की पैरोल कहे या अंतरिम जमानत कहे, देखिए ऐसा है सुनील जी, मेरा ये मानना है कि ये राजनीति संचालित कौन कर रहा है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहते हैं कि राजनीति अगर समझ में आ जाए तो वो राजनीतिज्ञ क्या जी। तो इसके अंदर मेरा तो ये मानना है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले 15 दिन से या 20 दिन से जिस तरीके से राहुल गांधी जी लय पकड़ते जा रहे थे और कहीं ना कहीं मीडिया का और तमाम जनता का उनको एक अटेंशन मिलता जा रहा था। ये यूं कहें कि मीडिया के अंदर उनको पूरा स्पेस मिल रहा था, चाहे सोशल मीडिया की बात करूं, चाहे मेन स्ट्रीम की मीडिया की बात करूं, चाहे अखबारों की बात करूं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद में ये सारा का सारा मामला अरविंद केजरीवाल जी के इर्द गिर्द चला गया। आज पूरे दिन में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी को कितना स्पेस मिला और केजरीवाल जी को कितना स्पेस मिला। बिल्कुल निरंजन जी, इंडिया गठबंधन को एक बूस्ट अप एनर्जी दे रही है और देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बहुत गदगद है। अब क्या अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के अलायंस के साथ प्रचार करते हैं तो इंडिया गठबंधन को कितना ग्राफ अपग्रेड होगा? पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है। और दूसरा सवाल यह है, क्योंकि जनता हमेशा उसी उम्मीदवार को चुनती है जिसको पसंद करती है, बेदाग छवि होती है, जिसने क्षेत्र में काम किया होता है, जनता के बीच में अच्छी पैठ बनाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पर जिस प्रकार सवालों के घेरे में है, पैरोल पर है, जमानत पर है, तो क्या आपको लगता है कि खोया हुआ जनाधार विश्वास जनता के बीच में अर्जित कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि जेल जाने के बाद एक टैग लग गया उनके ऊपर, वो जमानत पर है। इसके अलावा एक चीज और आपको देखनी पड़ेगी सुनील जी, इस चीज को समझिए जो मैं अभी बीच में आपने मेरे को रोक दिया था। अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने से, यानी कि चुनाव प्रक्रिया शामिल होने से
क्या राजनीति के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, मैं आपको उस विषय के ऊपर लेके जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे पिछले 15-20 दिन से राहुल जी को जैसे एक अटेंशन मिल रहा था, मीडिया में स्पेस मिल रहा था, जिस तरीके से राहुल जी ऐसा लग रहे थे कि राजनीतिक रूप से नए पकड़ते हुए जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ जाते हैं और सारा का सारा मीडिया अटेंशन, सारा का सारा राहुल जी को छोड़ करके केजरीवाल जी की तरफ चला जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, केजरीवाल जी के प्रभाव वाली जो सीटें हैं उनको अगर हम बात करें तो 13 सीटें पंजाब के अंदर और 4 सीटें यानी टोटल मिलाकर 20 सीटें ऐसी हैं जहां अरविंद केजरीवाल जी के प्रचार का, अरविंद जी के बाहर आने का कोई प्रभाव वोटों के ऊपर पड़ सकता है। और अगर मान लीजिए मैं इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से सुनील जी देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 7 सीटों पर तो अरविंद जी हो सकता है थोड़ा कर दे, लेकिन जो 263 सीटें जिस तरीके से अगर सारा का सारा अटेंशन राहुल जी को मिल रहा था तो 263 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी प्रभावित हो रही थी। लेकिन अब वो सारी की सारी सिमट करके, यानी कि एक तरह का आपको समझिए वो तरीका हो गया कि जैसे 10-10 का नोट भी तो पीछे बैग निकाल लिया जाता है, वो लगभग ये वैसा ही मामला हो गया। अब दूसरी बात, इसके अंदर एक सवाल और है, वो ये है कि जिस तरीके से दिल्ली की बात करें, दिल्ली की 7 सीटों के अलावा अब पंजाब के अंदर घमासान होने वाला है। वहां पे अरविंद केजरीवाल जी अगर जेल से बाहर आए तो वो किसके ऊपर, वहां भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। वहां तो जो लड़ाई है आज की तारीख में वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल जी के बाहर आने से भारतीय जनता पार्टी को जितना नुकसान होगा उससे कहीं गुणात्मक रूप से नुकसान तो व्यक्तिगत रूप से होगा, निश्चित रूप से आप इस चीज को मान के चलिए। और रही बात जिस तरीके से अभी देखिए, थोड़ा सा मुझे भी बड़ी व्यथा आपके सामने रखता हूँ, बड़ी वेदना होती है कि जब किसी चीज के अंदर दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। अभी ये कह रहे थे कि ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी ईवीएम राज करना चालू कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा और 1 महीने पहले ईवीएम के ऊपर बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिया, लेकिन इनको वो समझ में नहीं आया। केजरीवाल जी को जमानत देती वो समझ में आ गई। अरे भाई, आप मुझे एक बात बताइए, राहुल जी कह रहे हैं बीजेपी 160 सीटों पे सिमट जाएगी अगर ईवीएम सेट है, तो राहुल जी मतलब झूठ बोल रहे हैं या राहुल जी को पता नहीं है कि भाई ईवीएम सेट है? दोनों में से तो एक बात हो सकती है ना कि या तो ईवीएम सेट नहीं है या राहुल जी को जानकारी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, और दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी की जो बबीता जी थी, देखिए जब भी कुछ बोलते हैं ये उसका अर्थ नहीं समझते, उसका अर्थ क्या निकलता है। अजीत पवार, छगन भुजबल, अशोक चौहान या हेमंत बिस्वा शर्मा या जितने भी इन्होंने नाम गिना दिए कि सारे के सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर ले लिया। मुझे एक नाम ऐसा बताइए कि जिसको आम आदमी पार्टी ने या एनसीपी ने भ्रष्टाचार के मामले में अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया हो, यानी कि पार्टी से उसको बेदखल कर दिया हो, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप में शामिल कर लिया हो। यानी कि जो पार्टी छोड़ करके चला गया, आप कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारी अभी तक हमारे अंदर था तो भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। तो आपकी पार्टियों में भ्रष्टाचारी भरे पड़े थे, आप ये मान रहे हो? इसका मतलब तो कहने का मतलब सारे भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने में भर लिए। तो इसका मतलब है जो लोग ठीक है, मतलब ये इस चीज को मान रहे हैं कि उन भ्रष्टाचारियों को कंधे पे लेकर चल रहे थे। ठीक है सर, पोदर साहब जल्दी से अपनी बात को रखिए, समय निकल रहा है सर। इनको पूछिए कि सवाल ही सवाल कर लिया, जवाब भी लेना। प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर जवाब देता हूँ सुनील जी। देखिए, अगस्त 2023 के अंदर प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर कोर्ट में एक मुकदमा गया और प्रज्वल रेवन्ना ने कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी। 22 अगस्त को उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि मेरे 2000 वीडियो, एक वीडियो बना के मुझे बदनाम किया करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे को एक बात बताइए, लोकल उस टाइम वहां की सरकार है, वहां की पुलिस, वहां की सीआईडी क्यों नहीं की? पहली बात। दूसरी बात, जिस दिन प्रज्वल रेवन्ना भारत से भगा था, देश से निकला था, उस दिन उसके ऊपर कोई एफआईआर थी क्या? उसके ऊपर कोई आरोप था क्या? आप मुझे एक बात बताइए। सुनिए सुनील जी, ठीक है, मुख्यमंत्री जी को तो जेल में डाल सकते हैं, लेकिन आपका जो कैंडिडेट है वो नहीं पकड़ सकते आप।
जिसकी 3,000 वीडियो वायरल हुई है। ठीक है सर, ठीक है सर, समय बहुत कम है मेरे पास, समय नहीं बचा। एक 3 बार के चुने मुख्यमंत्री ठीक है पोदर साहब, ठीक है रंजन जी, फाइनल कमेंट आपका सर, जल्दी से, समय बहुत कम है मेरे पास। मेरा तो एक ही निवेदन है सुनील जी, तमाम राजनीतिक दलों से कि 4 को सिरोधार्य करना, कभी ईवीएम की इज्जत लूटने के उतारू हो जाते हैं, कभी जनता को कहते हैं मूर्ख बना दिया, कभी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिया, ये कर दिया। तो इन चीजों को छोड़ करके और ये कहें कि हमारी नीति सही नहीं थी, हमारी नीयत सही नहीं थी, हम जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, और ये जनादेश हमें स्वीकार है, इनकी उतारू हो जाए, बस इतना सा निवेदन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। रवि जी आपका, बबीता जी आपका, डॉक्टर अमरनाथ जी आपका और निरंजन जी आपका, चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।